हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक हमने कवर करा दिया है और 15 वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे हमने डाल दिया है। आज हम लोग इसी क्रम में क्लास 16 को शुरू करेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे जलवायु। तो जलवायु का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड, यदि आप झारखंड एसएससी, सीजीएल या झारखंड जेपीएससी या झारखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो शुरू से अंत तक आप पूरे इस सीरीज को मेरे साथ फॉलो करें। अगर आप शुरू से अंत तक फॉलो कर देते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी हो कहीं या नहीं पढ़ी हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की जलवायु कैसी है। झारखंड की जलवायु की बात करें तो झारखंड की जलवायु कैसी है, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड की जलवायु की बात करें तो झारखंड की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है और इसका मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय अवस्थिति है। इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का संचालन होना है। तो झारखंड की जलवायु ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसका मुख्य कारण उष्णकटिबंधीय अवस्थिति एवं इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं का संचालन होना है। वहीं झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी एवं पश्चिमी विक्षोभ है, जबकि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले विशिष्ट स्थानीय कारक में यहाँ की ऊंचावच में भिन्नता एवं वनस्पतियों की बहुलता भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है कि कर्क रेखा झारखंड राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है कि कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है। यह झारखंड में नेतरहाट, किस्को, ओरमांझी, गोला, मुरहुल मुदी, गोपालपुर, पोखना, गोसाईडीह, झालबर्दा और पालकुटदरी को स्पर्श करती है। तो ये भी कथन सत्य है। इसका प्रभाव भी जलवायु पर स्पष्ट देखा जा सकता है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होने वाला है। अगला है कि झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। पूछा गया कि झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा। झारखंड की जलवायु में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु 3 प्रकार के मौसम प्रचलित हैं। झारखंड की जलवायु में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु प्रचलित है। वर्षा ऋतु झारखंड में सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ होती है और यहाँ वर्षा अरब सागर की शाखा की अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक होती है। शीत ऋतु झारखंड में शीत ऋतु नवंबर माह से प्रारंभ होकर फरवरी माह तक रहती है और इस ऋतु का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ग्रीष्मकाल में झारखंड का तापमान सूर्य के उत्तरायण होने से मार्च माह में बढ़ने लगता है, जो मई माह तक सर्वाधिक दर्ज की जाती है। शुष्क स्थानीय पवनों के टकराने से मई महीने में मौसम कभी कभी तूफानी हो जाता है
जिसे नॉर्वेस्टर का एक रूप माना जाता है। ऐसी तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अगला है कि झारखंड के मानसून का प्रवेश कब होता है। झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 10 जून को झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है। तो झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है और मानसून जो है वो मध्य अक्टूबर में ये लौट जाता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होता है, तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। झारखंड में वर्षा जो होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ होता है और यहाँ वर्षा अरब सागर की शाखा की अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक होती है। वहीं झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है ऊंचाई। झारखंड में अधिकांश भूभाग की ऊंचाई 700 मीटर से अधिक मिलती है। झारखंड में अधिकांश भूभाग की ऊंचाई 700 मीटर से अधिक मिलती है, तो ये पहला गलत हो गया। ध्यान रखेंगे कि झारखंड में अधिकांश भूभाग की ऊंचाई 400 मीटर से अधिक मिलती है, तो 700 नहीं होगा, 400 होना चाहिए था। पाट प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर तथा रांची हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर मिलती है, तो दूसरा वाला कथन सत्य है। पाट प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर और वहीं रांची और हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो ये कथन सत्य हो गया। ऊंचाई के बढ़ते क्रम के साथ तापमान में कमी आती है एवं रांची नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र कम तापमान के क्षेत्र माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये तीसरा भी कथन सही है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी तापमान गिरता चला जाएगा और रांची नेतरहाट ये ऊंचे होने के कारण यहाँ के जो तापमान जो है वो कम अन्य जगहों की तुलना में रहता है। इसीलिए आप देखेंगे तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला है समुद्र तल से झारखंड की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 760 फीट है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सही है, तो अक्षांश राज्य की अवस्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है एवं कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करें, तापमान की दृष्टि से झारखंड उष्ण कटिबंध में पड़ता है, तो ये भी कथन सही है। यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर अपना जो है सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के अगर आपसे बोला जाए झारखंड के प्रायद्वीपीय प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के प्रायद्वीपीय प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। पहला है कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा एवं हजारीबाग तथा गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग एवं संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग, देवघर, उत्तरी दुमका, गोड्डा में है, तो पहला ये कथन सत्य है, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा की बात करें तो दूसरा है कि इस जलवायु क्षेत्र की विशिष्टता है इसका अतिरेक स्वभाव का होना, तो इस जलवायु क्षेत्र की विशिष्टता है इसका अतिरेक स्वभाव का होना, तो ये भी सही है। जाड़े के मौसम में अत्यधिक जाड़ा एवं गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी का पड़ना, ये भी सही है। इस क्षेत्र में कुल औसत
वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये भी सही हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका में है। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका में है। तो पहला कथन सही है। यह क्षेत्र लगभग महाद्वीपीय प्रकार का ही है, किंतु तापमान में अपेक्षाकृत कमी एवं वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसे उप महाद्वीपीय प्रकार का दर्जा प्राप्त है। तो ये भी सही है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से लेकर यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 127 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों अपने कथन सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। अगला है कि झारखंड के डेल्टा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के डेल्टा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देख लेते हैं। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला में है, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। तो इस जलवायु का विस्तार की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार ये साहिबगंज एवं पाकुड़ जिला में है, जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है, और इस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। तो पहला कथन यहाँ पे अपना सत्य है। वहीं हम बात करें दूसरा की, तो दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा 152.5 सेंटीमीटर होती है। साथ ही नॉर्वेस्टर प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में 13.5% वर्षा भी दर्ज की जाती है। तो दूसरा भी कथन सत्य हो गया। तो ओवरऑल अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होता है? तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा की बात करें तो ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 140 सेंटीमीटर होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर जो कि 1400 मिमी होती है। और झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट पठार, जहाँ पे 180 सेंटीमीटर से अधिक, तथा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र चाईबासा का मैदानी भाग है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग है। अगला है अपना क्वेश्चन कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो आप गैस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कल कारखाना जहाँ पे होगा वहीं पे गर्मी पड़ेगी। तो झारखंड में सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो जमशेदपुर में पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। अगला है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है, और पठारी भाग होने के कारण यहाँ मैदानों में लू का प्रकोप नहीं होता है।
अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है। झारखंड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG और AW में आता है। CWG और AW में आता है। झारखंड की बात करें तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG और AW विभाग में आता है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो समुद्र से दूरी देखते हैं। झारखंड का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, तो ये सही है। अप्रैल तथा अक्टूबर नवंबर में उत्पन्न होने वाली चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है, ये भी सही है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो यह शीतोष्ण चक्रवात का एक रूप है। यह शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आता है और दिसंबर से फरवरी के मध्य झारखंड में होने वाली वर्षा इससे संबंधित होती है, तो ये भी सही है। और जेट स्ट्रीम शीत लहरों को अपने साथ लाता है, जिसे दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान की दशाएं विकसित होती हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, झारखंड के ग्रीष्मकाल के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के ग्रीष्मकाल के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। पहला, सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण मार्च से तापमान में वृद्धि होने लगती है। सर्वाधिक गर्म महीना अप्रैल का होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सर्वाधिक गर्म महीना झारखंड का मई का होता है, अप्रैल का नहीं। इस समय झारखंड के अनेक क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है और मई जून के महीने में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी के प्रभाव से थोड़ी बहुत त्वरित झंझावात वर्षा हो जाती है, तो ये कथन सही है। इस प्रकार की वर्षा को आम्र वृष्टि या मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के कुछ जिले में तापमान अधिक होता है, जैसे कि डाल्टनगंज, तो तीसरा भी कथन सत्य है, दूसरा भी सही है, तो दूसरा तीसरा सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण मार्च से तापमान में वृद्धि होने लगती है और सर्वाधिक गर्म महीना मई का होता है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के पश्चात होता है एवं अक्टूबर तक रहता है, ये सही है। झारखंड में मानसून 10 जून तक पहुंच जाता है और वहीं राज्य में 80% से भी अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही होता है, ये भी सही है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 130 से 40 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, ये भी सही है। झारखंड के सर्वाधिक निम्न वर्षा वाले क्षेत्र गढ़वा, पलामू, उत्तरी चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और गोड्डा आदि हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है। थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र काव विभाग में शामिल है। थॉर्नवाट के जलवायु विभाग में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र काव विभाग के अंतर्गत आता है। झारखंड के सागर प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के सागर प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है, इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्र में है, ये सही है। यह जलवायु क्षेत्र नॉर्वेस्टर के प्रभाव के कारण कई मौसमी घटनाएं होती हैं। यह जलवायु क्षेत्र में
नार्वेस्टर के प्रभाव के कारण कई मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये सही है। मानसून पूर्व इस क्षेत्र में नार्वेस्टर प्रभाव के कारण तड़ित झंझा एवं ओलावृष्टि की स्थिति बनती है, तो ये तीसरा भी कथन सही है। वहीं हम बात करें, इस क्षेत्र में कुल औसत वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ये भी सही है। तो सभी के सभी कथन अपने सही हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन की पहचान हमें करनी है। तो पहला है कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में है और इस जलवायु क्षेत्र की जलवायु तीव्र एवं सुखद प्रकार की है, तो पहला कथन सही हो गया। वहीं हम अगले की बात करें, अगला है कि इस प्रकार की जलवायु के निर्माण में इस भूभाग की ऊंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ऊंचाई के कारण ही चारों ओर की उपेक्षा यहाँ तापमान कम रहता है, तो बिल्कुल ये दूसरा भी कथन सही है। रांची में औसतन वार्षिक वर्षा 151.5 सेंटीमीटर एवं हजारीबाग में औसतन वर्षा 148.5 सेंटीमीटर रहती है, तो ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है इसका विस्तार सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम के मध्य एवं पश्चिमी भाग में है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है, ये सही है। इस क्षेत्र में कुल औसत वर्षा 152.5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिवार्थी के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में रखा गया है। त्रिवार्थी के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, काव और AW में रखा गया है। किसमें? काव और AW में रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में सुमेलित है, तो इसमें कौन सा कथन सुमेलित है, सुमेलित कथन की पहचान करनी है। तो पहला है महाद्वीपीय प्रकार की बात करें तो उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र ये सुमेलित है। वहीं हम बात करें उपमहाद्वीपीय प्रकार, तो उपमहाद्वीपीय प्रकार का मध्यवर्ती क्षेत्र ये भी सही है। और डेल्टा प्रकार जो होता है, डेल्टा प्रकार की जलवायु जो है ये पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। और सागर प्रभावित प्रकार, तो ये पूर्वी सिंहभूम है, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है और उप महाद्वीपीय प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र है। और वहीं सागर प्रभावित प्रकार की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम है और डेल्टा प्रकार की जलवायु पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि झारखंड में शीत ऋतु का आगमन वर्षा ऋतु के समाप्त होने के पश्चात होता है और शीत ऋतु नवंबर के प्रारंभ में शुरू हो जाती है, तो ये सही है। राज्य में उच्च भूमि की बाहुलता के कारण मैदानी भागों की अपेक्षा अत्यधिक ठंड पड़ती है और झारखंड में सर्वाधिक ठंड जनवरी माह में पड़ती है, तो ये कथन सही है। अगला है, पहला दूसरा सही हो गया। अगला है कि इस समय निम्न तापमान 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच पाया जाता है और शीत ऋतु में हल्की वर्षा भी होती है, तो ये तीसरा कथन सत्य है। और राज्य के कुछ इलाकों में तापमान 50 डिग्री
सेल्सियस से भी नीचे चला 50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और जनवरी माह में रांची और हजारीबाग में क्रमशः तापमान 17.30 से 17.30 से और 16.40 सेल्सियस रहता है। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और झारखंड का सबसे गर्म स्थान डाल्टनगंज है। गलत हो गया। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और झारखंड का सबसे गर्म जो स्थान है वो जमशेदपुर है। तो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कि झारखंड में सबसे गर्म महीना मई है और मई महीने में नार्वेस्टर प्रभाव से होने वाली तड़ित झंझायुक्त वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। तो ये दूसरा कथन सही है। और गर्मी के मौसम में यहाँ चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो झारखंड के जलवायु के संदर्भ में झारखंड में मानसून का प्रवेश 10 जून को होता है और झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। तो पहला सही है। और फिर बोला गया झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है और सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। तो दोनों के दोनों कथन अपने सही हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों में सुमेलित है। तो सुमेलन करना है, तो चलिए करते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की बात करें तो महाद्वीपीय प्रकार जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की अगर हम मैच करना चाहें तो ध्यान रखिएगा 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की बात करें तो उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो होंगी वो हो जाएंगी 127 से 165, ये सही दिया हुआ है। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा 152 सेंटीमीटर। और वहीं सागर प्रभावित प्रकार जलवायु की प्रकार की बात करें तो 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इस तरह से अपना ऑप्शन जो होगा इनमें बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, आप यहाँ देख सकते हैं कि महाद्वीपीय प्रकार जो है 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर। वहीं उप महाद्वीपीय प्रकार की बात करें 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर। और डेल्टा प्रकार 152 सेंटीमीटर। सागर प्रभावित प्रकार की बात करें तो 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर। झारखंड के शीत वर्षा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के शीत वर्षा प्रकार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला अपना कथन जो है दोस्तों, पहला दिया गया है कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा एवं गुमला के अधिकतर क्षेत्र में है। पहला सही है। वहीं हम बात करें दूसरा की तो इस जलवायु प्रदेश की विशेषता है अधिक वर्षा का होना और बादलों की अधिकता। वहीं ग्रीष्म काल में शीतला एवं शीत ऋतु में शीतलतम हो जाना। तो बिल्कुल ये दूसरा भी कथन सही हो गया। तीसरा देखते हैं, यह जलवायु क्षेत्र झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी सही है। और यह वर्षा मानसून के अतिरिक्त शीत ऋतु में भी होता है और इस जलवायु क्षेत्र के
1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो 1, 2, 3, 4 सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। इसमें विश्व के प्राकृतिक व्यवस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है और इसने विश्व के प्राकृतिक व्यवस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसका झारखंड इसका अपवाद नहीं है। IPCC के 2007 की रिपोर्ट के अनुसार 20वीं सदी में धरातलीय तापमान 0.5 डिग्री से 0.7 सेंटीग्रेड तक बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी कथन सत्य है। और झारखंड में विगत शताब्दी में रांची एवं चाईबासा झारखंड में विगत शताब्दी में रांची एवं चाईबासा को छोड़कर झारखंड के सभी प्रमुख शहरों के औसतन तापमान में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपना जो है बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने झारखंड की जलवायु को देखा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड की नदियाँ। तो झारखंड की चलिए नदियों को देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी दामोदर है। ध्यान रखेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी दामोदर है और यह झारखंड स्थित छोटा नागपुर पठार की टोरी चूल्हा पानी, यह ध्यान रखिएगा कि यह झारखंड स्थित छोटा नागपुर पठार की टोरी या चूल्हा पानी लातेहार लोहरदगा से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, जबकि यह नदी झारखंड में 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसकी सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी आदि हैं। यह झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा आदि जिले से होकर बहती हैं और इसे देव नदी या बंगाल शोक आदि के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और यह झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। अगला है कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? झारखंड के नदी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो जल संसाधन राज्य के जैव मंडल के विकास हेतु महत्वपूर्ण साधन है जो प्रकृति प्रदत्त है। बिल्कुल सही बात है। वर्षा के जल एवं दूसरे स्रोत से प्राप्त जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ये भी सही है। वहीं झारखंड के अपवाह प्रणाली के अंतर्गत नदियां, जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड शामिल किए जाते हैं। ये भी सही है। आगे है कि झारखंड के अपवाह तंत्र में बड़ी आकार वाली नदियां नहीं हैं। यहाँ की अधिकांश नदियां छोटे आकार की हैं और ये नदियां सदा नीरा भी नहीं हैं, क्योंकि इनका स्रोत अमरकंटक के पहाड़ी या छोटा नागपुर के पठार द्रोणी हैं। तो ये सभी के सभी कथन अपने सत्य हो जाएंगे। अगला है झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि जल संसाधन का संरक्षण झारखंड जैसे राज्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य के आर्कियन, ग्रेनाइट तथा नीस जैसे चट्टान पाई जाती हैं। इस प्रकार के चट्टानों की छिद्रता कम होती है, फलतः भूमिगत जल ठहर नहीं पाता है। ये दूसरा भी कथन सही है। और अतः राज्य में भूमिगत भंडार जल का सीमित है। तो ये सभी के सभी कथन हैं सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी रांची जिला के हुंड्रू जलप्रपात एवं इसकी सहायक राढ़ू नदी, गौतम धारा जोना एवं कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी में रूका बांध, गेतलसूद बांध, चांडिल बांध का निर्माण किया गया है और इस नदी का अपवाह क्षेत्र 11,868 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है, तो ये छोटा नागपुर पठार। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल या मूल जगह रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के रानी चुआ छोटा नागपुर पठार से होता है, तो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर खरकई नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो झारखंड की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती हैं या फिर स्वतंत्र रूप से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, तो बिल्कुल पहला कथन सही है। झारखंड की नदियों में मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है क्योंकि ये कठोर चट्टान से होकर प्रवाहित होती हैं, तो ये दूसरा भी कथन सही है। झारखंड की नदियों के प्रवाह मार्ग भू आकृतियों द्वारा नियंत्रित होता है, जैसे दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये तीसरा भी कथन सही है। और झारखंड की नदियाँ मानसून पर निर्भर हैं, अर्थात बरसात के मौसम में इनमें बाढ़ आती है परंतु गर्मी के मौसम में ये सूख जाती हैं। सोन का इसका अपवाद है, तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। अगला है कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। पहला बोला गया कि सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियाँ बरसाती अर्थात मानसून पर निर्भर हैं, बिल्कुल सही बात है। वहीं हम बात करें अगला की, तो मोर या मयूराक्षी एकमात्र झारखंड की नदी है जिसमें नौका चालन किया जा सकता है, ये भी सही है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से होकर गुजरती है जिसके संरक्षण के लिए 2009 में झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित किया गया है, तो ये तीसरा भी कथन सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है और स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड को स्वर्णरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है। जुमार, रारू, कांची और खरकई एवं संजय नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। इस नदी के मुहाने पर कीर्तनिया बंदरगाह स्वर्ण रेखा बंदरगाह उड़ीसा राज्य के बालसोर जिले में अवस्थित है। अगला है सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल, कन्हर और रिहंद हैं। सोन नदी के अलावा झारखंड की सभी नदियाँ प्रायः बरसाती हैं। इस नदी का अपवाह क्षेत्र
9030 किलोमीटर स्क्वायर है। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, यह हजारीबाग से निकलती है, सही है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है, ये भी कथन सही है। अगला है कि यह दामोदर की सहायक नदी है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है अपना कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला बोला गया कि सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाले श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी है। इसे सोनभद्र एवं हिरण्यवाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुनहरी रेत पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सोन नदी गढ़वा पलामू की सीमा को छूते हुए यह नदी सीधे पूर्व की ओर बढ़ते हुए गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। अगला है कि पुनपुन नदी के उद्गम स्थल पलामू के ओबरा, छोटा नागपुर पठार भाग एवं इसका मुहाना गंगा नदी है। इस नदी की पुल की लंबाई 200 किलोमीटर है। इस नदी की पुल की लंबाई 200 किलोमीटर है और इसकी पुल की लंबाई नहीं, इस नदी की कुल की लंबाई 200 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में दारधा एवं मोरहर है। तो इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। पुनपुन, बिल्कुल सही है ये। तो पुनपुन नदी झारखंड के चतरा से होते हुए बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। इसे किकट या बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल ये सभी के सभी कथन अपने सही हैं। अगला है झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि झारखंड में वार्षिक औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ की नदियों की क्षमता 18.18 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पहला सही है। झारखंड में 8 नदी बेसिन हैं: उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, दामोदर, स्वर्णरेखा, खरकई, अजय एवं मयूराक्षी। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो दामोदर नदी के तट पर। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर बसे हुए हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के उत्तरी पश्चिमी सीमा से होकर पलामू एवं गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। यह सर्वप्रथम गढ़वा में प्रवेश करती है। अगला है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पिस्का, रांची से निकलती है और मेदिनीनगर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो मेदिनीनगर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार के मध्य भाग में स्थित है। यह गढ़वा, पलामू, लातेहार होते हुए सोन में जा गिरती है। बिल्कुल सही है। वहीं हम बात करें उत्तरी कोयल की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में औरंगा और अमानत है। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन यहाँ पे पहला, दूसरा, अच्छा तीसरा भी है। मेदिनीनगर शहर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। तो मेदिनीनगर शहर उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, अभी हमने देखा था। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। झारखंड के औरंगा नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? झारखंड के औरंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला बोला गया औरंगा नदी लातेहार जिले के किस्को प्रखंड के उत्तरी सीमा से निकलती है। इसकी सहायक नदियां घाघरी, गोवा नाला,
धादरी और सुकरी हैं। तो ये तो सही है। वो बोल रहा है सही कौन सा नहीं है। तो यह आगे चलकर रेसलीगंज व बरवाडी की सीमा बनाते हुए उत्तरी कोयल नदी में जा गिरती है। यही गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, जब औरंगा नदी की बात हो रही है तो औरंगा नदी लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के उत्तरी सीमा से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, धाधरी और सुकरी आदि हैं। अगला है औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की। औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अमानत नदी चतरा एवं औरंगा नदी किसको लोहरदगा से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, ये नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी नगड़ी यानी रांची से निकलती है और दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक कारो नदी है। अगला है कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और यह 200 किलोमीटर की दूरी तय कर दामोदर नदी में जा गिरती है। ये गलत है। ध्यान रखिएगा, बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और यह 225 किलोमीटर की दूरी तक तय कर दामोदर नदी में जाकर गिरती है। तो 225 किलोमीटर होगा। तो ये गलत हो गया। बराकर नदी झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि जिले में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। बराकर नदी झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद आदि जिले में अपना अपवाह क्षेत्र बनाती है। तो ये दूसरा बिल्कुल कथन सही है। और अगर हम बात करें तीसरा की, तो अजय नदी बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर 280 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भागीरथ नदी पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना निर्मित करती है। तो ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, जब अजय नदी की बात करेंगे तो ये बिहार के मुंगेर जिले से तो निकलती है और लगभग 288 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल में जो है ये अपना मुहाना निर्मित करती है। तो ये 80 नहीं होगा, 88 होगा, इसलिए ये गलत हो गया। अजय नदी की सहायक नदियों में पथरो एवं जयंती का नाम आता है और इसके अपवाह क्षेत्र देवघर एवं जामताड़ा है। तो बिल्कुल दूसरा और चौथा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अमानत नदी चतरा जिले के से निकलकर बालूमाथ होते हुए पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है। ये सही है। और अमानत नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जिजोई, माइजा, जमुनिया, खैरा, चाको, सराही और पाटम आदि हैं। तो दूसरा भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों सत्य हो जाएंगे। शंख नदी का उद्गम स्थल है। शंख नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये गुमला है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है और चीरा, लावा, केदार तथा कोक शंख नदी की सहायक नदी हैं। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो ध्यान रखना है। अगला है मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मोर मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है, यही इसका उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है और यह नदी झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है और इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा,
हिजरा मेला का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी पर मसानजोर बांध का निर्माण किया गया था, जिसका शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन द्वारा 1955 में किया गया। अगला है झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड के नदी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं कि बांसरोई नदी का उद्गम स्थल साहिबगंज जिला के बांस पहाड़ी से हुआ है। बांसरोई नदी का उद्गम स्थल साहिबगंज जिला के बांस पहाड़ी से हुआ है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, बांसरोई नदी का उद्गम स्थल ये साहिबगंज नहीं बल्कि गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी है, तो ये गलत हो गया। बांसरोई नदी दुमका के पचवारा के नज़दीक प्रवेश करती है तथा मुराराई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। तो केवल और केवल दूसरा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बांसरोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से हुआ है। अगला है कि टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल, पूसरो किसकी सहायक नदियां हैं? टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल, पूसरो ये मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर में स्थित है। यह कुल 250 किलोमीटर की दूरी तय कर पश्चिम बंगाल के हुगली में जाकर मिलती है। इस नदी की सहायक नदियों में धोवाई, टीपरा, भामरी है और इस नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका और देवघर है। चलिए सुमेलित करते हैं। सुमेलन करना है पुनपुन की, तो पुनपुन का उपनाम कीकट है। ध्यान रखिएगा, पुनपुन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट के नाम से जाना जाता है। और सकरी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। और वहीं दामोदर की बात करें तो देव नदी के नाम से, और फल्गु को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन अपना जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देख सकते हैं कि पुनपुन को कीकट नाम से, सकरी को सुमागधी और दामोदर को देव नदी, फल्गु को अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। यह अपना मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बनाती है और यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्वी खड्ड का निर्माण करती है। इस नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें मेरेल नदी उत्तर की ओर से आकर बूढ़ेत के पास मिलती है। अन्य सहायक नदियों में दक्षिण की ओर से छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जो छोटे मैदानी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अगला है ब्राह्मणी नदी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी की बात करें तो ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियों में गुमरो, एरो मुख्य नदियां हैं और इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और यह पश्चिम बंगाल के हुगली में अपना मुहाना बनाती है और इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहिबगंज, देवघर एवं गोड्डा है। अगला है सुमेलन करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सोन की बात करें तो सोन की लंबाई है जी 784 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सोन की लंबाई 784 किलोमीटर और उत्तरी कोयल की लंबाई 260 किलोमीटर। वहीं पुनपुन की लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर और दामोदर की लंबाई 592 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोन की लंबाई 784, उत्तरी कोयल 760, पुनपुन 200 और दामोदर 592 किलोमीटर। अगला है कि स्वर्ण रेखा
स्वर्ण रेखा की सहायक नदी की बात करें तो कांची और खरकई ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी हैं। वहीं बराकर की बात करें तो बराकर की जो सहायक नदी है वो खेडुआ है, और पुनपुन की सहायक नदी दारधा और मोरहर हो जाएंगी। मयूराक्षी की सहायक नदी धोवाई टीपरा हो जाएगा, धोवाई और टीपरा। तो इस तरह से अपना आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियाँ कांची खरकई, बराकर क्या खेडुआ, पुनपुन की दारधा और मोरहार, और वहीं मयूराक्षी की धोवाई और टीपरा हो जाएंगी। अगला है फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। इसे अंतःसलिला के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सहायक नदी निरंजना एवं मोहना है। यह छोटा नागपुर पठार की ध्यान रखिएगा उत्तरी भाग हजारीबाग के पठार से निकलकर बिहार में पुनपुन से मिल जाती है, और इस नदी की पौराणिक विशेषता है। ध्यान रखिएगा, इस नदी की पौराणिक विशेषता है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। इस नदी का झारखंड में केवल उद्गम स्थल है, और फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है। अगला है कि सकरी नदी कहाँ से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी को ध्यान रखना है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और यह उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर गंगा के ताल क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियों में किउल प्रमुख है, और इसे सुमागदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी की विशेषता यह है कि यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अब अगला है नदी अजय की नदी की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 288 किलोमीटर है। शंख नदी की लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है, और ब्राह्मणी की बात करें तो इसकी लंबाई है जी 480 किलोमीटर, और मयूराक्षी की लंबाई हो जाएगी 250 किलोमीटर। तो इस तरह से अपना ऑप्शन जो होगा वो आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आंसर सी हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं अजय 288, शंख 240, ब्राह्मणी 480 किलोमीटर। वहीं मयूराक्षी की बात करें तो 250 किलोमीटर। चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? चानन या पंचानन नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, ध्यान देना है। अगला है अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय यह बिहार के मुंगेर जिले से निकलकर लगभग 288 किलोमीटर की यात्रा करते हुए भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना निर्मित करती है, और इसकी सहायक नदियों में पथरो एवं जयंती का नाम आता है। इसके अपवाह क्षेत्र में देवघर और जामताड़ा है। दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र धनबाद से लातेहार या यहाँ पे हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रांची, लोहरदगा, ये सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है जी कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? तो 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ है। इसका मुख्यालय रांची में है। फिर मिलान करना है अजय की मुहाना से। तो अजय नदी जो मुहाना बनाती है वो कहाँ बनाती है? तो भागीरथी। वहीं हम बात करें शंख की, तो शंख जो है वो दक्षिण कोयल। और बराकर की बात करें तो बराकर का हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर। और मयूराक्षी का मुहाना हुगली हो जाएगा। अजय की भागीरथी, शंख दक्षिणी कोयल, बराकर दामोदर और मयूराक्षी हुगली। चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो चाईबासा जो है ये रोरो नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पे? रोरो नदी के तट पर, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय
नदी घाटी परियोजना भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा? दामोदर घाटी परियोजना। वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। इसकी रूपरेखा अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करें अगला अपना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।